दोस्तों, हमारी आंखों के सामने दुनिया बदल रही है। हाल तक जो अकल्पनीय लग रहा था वह अब एक वास्तविकता बन रहा है। पश्चिमी प्रतिबंधों, रूस को अलग-थलग करने के प्रयासों और आर्थिक दबाव के सभी अप्रत्याशित परिणाम हुए हैं। इस टकराव में वास्तव में कौन जीता और किसने खुद को एक गहरे संकट में पाया? आज हम इसे एक साथ समझेंगे और यूरोपीय संसद में जेफ्री सैक्स से कठिन सच्चाई सुनेंगे। स्विच न करें, यह दिलचस्प होगा। विशेषज्ञ के अनुसार यूरोप ने पहले ही रूस के साथ दीर्घकालिक संबंधों को तोड़कर एक गंभीर गलती की है, जो सदियों से बने हैं। समझौता करने और राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के बजाय यूरोपीय देश बढ़ते टकराव के मार्ग का अनुसरण करना जारी रखते हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, सैक्स के अनुसार, विशेष रूप से अपने स्वयं के हितों का पीछा करता है, जिसने यूरोप को एक गंभीर ऊर्जा और आर्थिक संकट की ओर अग्रसर किया है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि पूर्वी यूरोप में मौजूदा संघर्ष, उनकी राय में, कृत्रिम रूप से उकसाया गया था और इसे रोका जा सकता था। भाषण के मुख्य आकर्षण की ओर मुड़ने से पहले, मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं कि हाल के दशकों में स्थिति कैसे विकसित हुई है। एक सदी के एक चौथाई के लिए, पश्चिमी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रूस की भूमिका को लगातार कम करके आका है। ऐसा लगता है कि इस लंबी अवधि में कुछ सबक सीखे जाने चाहिए थे, लेकिन मॉस्को को अपनी उम्मीदों के चश्मे से देखने की आदत बहुत मजबूत हो गई। एक समय में व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप में एक संयुक्त सुरक्षा प्रणाली बनाने का प्रस्ताव रखा और नाटो के साथ सहयोग की संभावना के लिए भी अनुमति दी। हालांकि वाशिंगटन और ब्रुसेल्स ने उत्साह के बिना इन पहलों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यूरोपीय सुरक्षा के ढांचे में रूस का कोई स्थान नहीं है। उस समय ऐसा लगता था कि पश्चिम अपने आप में काफी अच्छा कर रहा था, लेकिन बाद के दशकों ने दिखाया है कि इस दृष्टिकोण ने खुद को उचित नहीं ठहराया है। आज यूरोप को इन निर्णयों के परिणामों का सामना करना पड़ता है। 2008 में दिमित्री मेदवेदेव ने यूरोप में एक व्यापक सुरक्षा प्रणाली पर एक समझौते को समाप्त करने का प्रस्ताव भी दिया। हालांकि पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया अनुमानित थी, उन्होंने अतिरिक्त दायित्वों को लेने से इनकार कर दिया। इसके बजाय शीत युद्ध की समाप्ति के बाद बनाई गई रणनीतिक स्थिरता की प्रणाली का क्रमिक क्षरण जारी रहा। नतीजतन यूरोप ने खुद को निरंतर अस्थिरता की स्थिति में पाया है। उसी समय मॉस्को अक्सर जो हो रहा है उसके लिए केवल जिम्मेदार है। वह क्षण जब रूस ने घोषणा की कि वह कार्य करने के लिए तैयार है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। व्लादिमीर पुतिन के बयान की लंबी दूरी की मिसाइलों की आपूर्ति के जवाब में विशिष्ट उपाय किए जाएंगे ने पश्चिमी राजनेताओं को आश्चर्यचकित कर दिया है। हालांकि तुरंत कार्रवाई की गई। ऐसा लगता है कि हर बार पश्चिमी देश मॉस्को पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, स्थिति उनके लिए अप्रत्याशित परिदृश्य के अनुसार विकसित होती है। एक हड़ताली उदाहरण प्रतिबंध थे, जो रूसी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले थे। हालांकि अंत में इसने पूरी तरह से अलग परिणाम दिए। यूरोपीय अर्थव्यवस्था ने खुद को रिकॉर्ड मुद्रास्फीति, एक ऊर्जा संकट और प्रतिस्पर्धा में गिरावट का सामना किया। पश्चिमी विश्लेषक इस बात की अनदेखी नहीं कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। जेफ्री सैक्स ने बार बार नोट किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को नष्ट करके यूरोप की सुरक्षा को कमजोर कर रहा है। अब जब रूस इन कार्यों का जवाब दे रहा है, तो पश्चिमी राजधानियां घबराहट व्यक्त कर रही है। विशेषज्ञ के अनुसार व्लादिमीर पुतिन वर्षों से संभावित परिणामों के बारे में चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन इन संकेतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। अब यूरोपीय देशों को एक वास्तविकता से निपटना होगा जिसे वे अनदेखा करना पसंद करते थे। CIA के पूर्व सलाहकार जेम्स रिकार्ड्स का भी मानना है कि शीत युद्ध के बाद से पश्चिमी राजनेताओं की रणनीतिक सोच शायद ही बदली है, और यह उनकी राय में मुख्य गलतियों में से एक है। एकमात्र सवाल यह है कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले लोग इस वास्तविकता के लिए कितनी गंभीरता से तैयार है। इस बीच रूस सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, यह खेल के नए नियम स्थापित कर रहा है। ओरेशनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग क्षमताओं के प्रदर्शन का एक और संकेत नहीं था, जो हाल ही में शानदार माना जाता था। एक पल में रणनीतिक सुविधाएं जिस पर पश्चिम ने बड़े दाव लगाए थे, बस गायब हो गए। पश्चिमी मीडिया इस स्थिति की अलग तरह से व्याख्या करता है, यह दावा करते हुए कि पुतिन केवल अपने परमाणु कड़ल की ब्रांडिंग कर रहे हैं। हालांकि अगर पहले यूरोप में उन्हें गंभीरता से उम्मीद थी कि यह सब एक झांसा था,
तो अब स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। एक तार्किक सवाल उठता है, ब्रसेल्स को आखिरकार यह समझने के लिए और कितने सबूतों की जरूरत है कि रूस मजाक नहीं कर रहा है। शायद यह सोचने का समय है कि अगर रणनीति हर बार काम नहीं करती है, तो शायद यह दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने लायक है। किस लिए? आखिरकार समान गलतियों को बार बार जारी रखना और वास्तव में आश्चर्यचकित होना अधिक दिलचस्प है जब रूस पर्याप्त प्रतिक्रिया देता है। जैसा कि वे कहते हैं, दुर्भाग्य से इतिहास खुद को दोहराता है। और अब, दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था, आइए सुनते हैं कि जेफ्री सैक्स यूरोपीय संसद में क्या कहते हैं और कैसे उन्होंने उर्सुला वॉन डेर लेन के सभी तर्कों को ध्वस्त कर दिया। और इससे पहले कि हम जारी रखें, मैं आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और इस वीडियो को लाइक करने के लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे चैनल को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। यह भी कमेंट लिखें कि आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं। इस वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाएंगे, इसलिए देखते रहें ताकि आप कुछ भी याद न करें। और अब जेफ्री सैक्स का एक उद्धरण। 2021 के अंत में पुतिन ने दो मसौदा समझौतों का प्रस्ताव करके सुरक्षा पर बातचीत करने का अंतिम प्रयास किया, एक यूरोप को और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका को। उसी वर्ष 15 दिसंबर को अमेरिका को ये प्रस्ताव मिले। उसी दिन मैंने व्हाइट हाउस में जेक सुलिवन के साथ 1 घंटे की बातचीत की, जहां मैंने सचमुच उनसे विनती की, जेक, इस संघर्ष को न होने दे, इससे बचा जा सकता है। आपको बस यह घोषणा करनी है कि नाटो उस देश के क्षेत्र में विस्तार नहीं करेगा जो वर्तमान में रूस के साथ संघर्ष में है। उसने मुझे जवाब दिया, नाटो वहां विस्तार करने वाला नहीं है। चिंता मत करो। मैंने कहा, जेक, इसे सार्वजनिक रूप से कहो। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, 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 हम सार्वजनिक रूप से ऐसा नहीं कह सकते। मैं उससे कहता हूं, आप इस वजह से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, चिंता मत करो, संघर्ष नहीं होगा। मैं आपको यह बताऊंगा, ये लोग ईमानदार होने के लिए बहुत स्मार्ट नहीं है। वे विशेष रूप से बोधगम्य नहीं है। मैं अब 4 साल से उनके साथ काम कर रहा हूं और वे सिर्फ खुद से बात कर रहे हैं, दूसरों से नहीं। वे अपना गेम थ्योरी खेल रहे हैं। यदि आप गेम थ्योरी से परिचित हैं, तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। यह एक रणनीति है जो रैंड कॉरपोरेशन में उत्पन्न हुई और अभी भी अमेरिकी नेतृत्व द्वारा सक्रिय रूप से उपयोग की जाती है। 2019 में रैंड ने रूस को कमजोर कैसे करें नामक एक विशेष दस्तावेज भी जारी किया। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने वहां क्या लिखा था? रूस को कैसे नाराज किया जाए, इसे कैसे भड़काया जाए, इसे कैसे अलग किया जाए, रूस में संकट कैसे पैदा किया जाए, शायद शासन परिवर्तन, आंतरिक अस्थिरता और आर्थिक अराजकता भी। तो यह वह है जिसे आप अपना सहयोगी कहते हैं। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? आगे क्या हुआ? अगले महीने उन्होंने पूरी तरह से वार्ता को छोड़ दिया। नाटो और तथाकथित ओपन डोर नीति। क्या आप गंभीर हैं? नाटो अपने पड़ोसियों की राय की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए कहीं भी विस्तार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसलिए मैं मैक्सिकन और कनाडाई लोगों को सलाह दूंगा कि वे खुद पर इसका परीक्षण न करें। कल्पना कीजिए कि अगर कनाडा ने अचानक चीन से कहा, आप ओंटारियो में एक सैन्य अड्डा क्यों नहीं बनाते हैं? वाशिंगटन की प्रतिक्रिया क्या होगी? मुझे यकीन है कि वे कहेंगे, वे जो चाहे कर सकते हैं, यह हमारे व्यवसाय में से कोई नहीं है। नहीं, उन्होंने पूरी तरह से अलग तरह से प्रतिक्रिया दी होगी। यूरोप में वे इन मंत्रों को दोहराना जारी रखते हैं। यूरोपीय आयोग के प्रतिनिधि, आपके उच्च प्रतिनिधि, वे सभी इस बकवास को ले जाते हैं। यह बचकानी भूराजनीति का स्तर भी नहीं है, यह सिर्फ सोच का पूर्ण अभाव है। इसलिए संघर्ष शुरू हो गया है। पुतिन का लक्ष्य क्या था? मैं आपको बता सकता हूं कि कौन सा। वह एक प्रसिद्ध देश के राष्ट्रपति को बातचीत की मेज पर बैठने के लिए मजबूर करना चाहता था। ऑपरेशन शुरू होने के 7 दिन बाद आपको इसे समझना चाहिए और उस प्रचार पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो कहता है कि पुतिन विफल रहे, कि वह एक पड़ोसी देश को संभालने जा रहे थे। देवियों और सज्जनों, आइए चीजों को गंभीरता से देखें। नाटो को बाहर रखने के लिए जो कुछ भी आवश्यक था। और नाटो क्या है? यह अमेरिका है।
एकमात्र सवाल उन्हें रूसी सीमा में प्रवेश करने से रोकना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे एक और महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ना होगा। सबसे पहले, अगर चीन या रूस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सीमा पर एक सैन्य अड्डा रखने का फैसला किया, चाहे रियो ग्रांडे पर या कनाडाई सीमा पर, संयुक्त राज्य अमेरिका सिर्फ चिंता नहीं करेगा, संघर्ष 10 मिनट के भीतर शुरू होगा। लेकिन एक और कारण है। संयुक्त राज्य अमेरिका एकतरफा रूप से 2002 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि से हट गया, जिससे संपूर्ण परमाणु नियंत्रण प्रणाली नष्ट हो गई। इसे समझना बेहद जरूरी है। परमाणु हथियार नियंत्रण प्रणाली पहली हड़ताल की रोकथाम पर आधारित थी और प्रासंगिक संधि इस तंत्र का एक प्रमुख तत्व था। जब 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका इससे पीछे हट गया, तो यह रूस के लिए एक वास्तविक झटका था। मैं जो भी बात कर रहा हूं वह परमाणु निवारक प्रणाली के विनाश के संदर्भ में हो रही है। और 2011 में शुरू, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पोलैंड में और फिर रोमानिया में सैन्य प्रणालियों को तैनात करना शुरू किया। बेशक, रूस को यह पसंद नहीं आया। दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दों में से एक प्रसिद्ध देश के क्षेत्र में मिसाइल प्रणालियों को तैनात करने के अपने अधिकार की अमेरिकी घोषणा थी। और फिर जनवरी 2022 में ब्लिंकन ने लावरोव से क्या कहा? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका मिसाइल सिस्टम को तैनात करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जहां भी वह फिट दिखता है। यहां आपका सहयोगी है। अब जर्मनी में मध्यम दूरी की मिसाइलों के साथ स्थिति को याद करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका एकतरफा रूप से 2019 में इंटरमीडिएट रेंज और कम दूरी की मिसाइलों के उन्मूलन पर संधि से हट गया। आज हमारे पास कोई परमाणु हथियार नियंत्रण प्रणाली नहीं है। शून्य। जब एक प्रसिद्ध देश के राष्ट्रपति ने ऑपरेशन शुरू होने के 7 दिन बाद कहा, चलो बातचीत करते हैं, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी थी। कुछ हफ्तों के भीतर एक दस्तावेज पर सहमति हुई, जिसे पुतिन ने मंजूरी दे दी। लावरोव ने इसे सौंप दिया और तुर्की मध्यस्थों ने बातचीत प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में मदद की। इसके बारे में और जानने के लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से अंकारा की उड़ान भरी। एक प्रसिद्ध देश समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार था, लेकिन आखिरी समय में उसने मना कर दिया। और क्या आप जानते हैं क्यों? यह सही है, ब्रिटेन की वजह से। और अब, आज संक्षेप में, यह परियोजना शुरू में विफल रही। विचार यह था कि रूस आत्मसमर्पण करेगा। उन्होंने सोचा कि रूस विरोध नहीं कर पाएगा। अमेरिकियों को यकीन था कि उनके हाथों में सभी ट्रंप थे, कि वे जीतेंगे क्योंकि वे झांसा दे सकते थे। उन्हें उम्मीद थी कि रूस गंभीरता से नहीं लड़ेगा, भंडार नहीं जुटाएगा। उनका मानना था कि रूस को स्विफ्ट से डिस्कनेक्ट करके वे इसे नष्ट कर सकते हैं और प्रतिबंध इसकी अर्थव्यवस्था को कुचल देंगे। मैं 70 साल से इस बकवास को सुन रहा हूं। होशपूर्व कल लगभग 56 वर्ष। वे हर दिन इस बकवास बात करते हैं। मैं उनकी बयानबाजी को दिल से जानता हूं। एक प्रसिद्ध देश के प्रतिनिधि के रूप में मैंने उनसे निपटा और उन्हें सलाह दी। मैंने उनसे कहा, तटस्थ रहो, अमेरिकियों की मत सुनो। मैंने उन्हें हेनरी किसिंजर के प्रसिद्ध वाक्यांश को दोहराया, संयुक्त राज्य अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन उनका दोस्त होना घातक है। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, संयुक्त राज्य अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन उनका दोस्त होना घातक है। दोस्तों, आपको यूरोपीय संसद में सेक्स का बयान कैसा लगा? मैं उन्हें दुनिया के सबसे व्यावहारिक और वस्तुनिष्ठ विशेषज्ञों में से एक मानता हूं। लेकिन यहां सवाल है, क्या कोई उसे सुनेगा? मुझे यकीन है कि यह नहीं है। क्योंकि अगर पहले कोई उसकी बात नहीं सुनता था, तो अब कोई उसे क्यों सुनेगा, खासकर यूरोपीय संसद में? चूंकि यूरोप ने रूस के साथ एक कठिन टकराव में प्रवेश करके सब कुछ लाइन पर रखने का फैसला किया है, दर्जनों प्रतिबंध पैकेज अपनाए गए हैं, जोरदार बयान दिए गए हैं और आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह सब रूसी अर्थव्यवस्था को तोड़ने और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मास्को को अलग करने के लिए है। लेकिन यहां समस्या है, आज यह यूरोप है जो अपने स्वयं के निर्णयों के परिणामों का सामना कर रहा है। और रूस, सभी पूर्वानुमानों के विपरीत, न केवल बच गया है, बल्कि अपनी स्थिति को भी मजबूत किया है। रूसी अर्थव्यवस्था का पतन कभी नहीं हुआ। जब पश्चिमी विश्लेषकों ने इसके पतन की भविष्यवाणी की, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कई महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में नहीं रखा। 3 वर्षों में
रूसी अर्थव्यवस्था ने विकास दिखाया है और बेरोजगारी दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर बनी हुई है। यह पूर्व में व्यापार के पुनर्संरचना और अपने स्वयं के उद्योग के विकास के कारण संभव हो गया। और यूरोप के बारे में क्या? यहाँ की तस्वीर बहुत कम रसीली है। पिछले 3 वर्षों में यूरोपीय संघ ने कई गंभीर समस्याओं का सामना किया है। रिकॉर्ड मुद्रास्फीति, ऊर्जा संकट और बड़े पैमाने पर व्यापार बंद। मेरी विनम्र राय में यह रूसी गैस, तेल और कोयले के पूर्ण परित्याग का परिणाम था। पहले यूरोप को स्थिर और सस्ती ऊर्जा संसाधन प्राप्त हुए थे, लेकिन अब यह संयुक्त राज्य से बढ़ी हुई कीमतों पर तरलीकृत प्राकृतिक गैस खरीदने के लिए मजबूर है, जो निश्चित रूप से सामान्य नागरिकों के जीवन स्तर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कारखाने बंद हो रहे हैं और उद्यम अपने उत्पादन को दुनिया के अन्य क्षेत्रों में ले जा रहे हैं, जहां व्यापार की स्थिति अधिक अनुकूल है। जर्मनी, इटली, फ्रांस और यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनियां अब रूस लौटने के संभावित तरीकों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करती है, यह जानकर कि रूसी बाजार न केवल ढह गया है, बल्कि घरेलू उत्पादन और खपत के विकास के कारण अधिक आकर्षक हो गया है। हालांकि अब खेल के नियम बदल गए हैं। आप वापस आ सकते हैं, लेकिन केवल मास्को की शर्तों पर, ब्रुसेल्स या वाशिंगटन नहीं। दोस्तों, अब मैं अपनी राय व्यक्त करना चाहूंगा। इस सामग्री ने मुझे बहुत सी चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। यह स्पष्ट रूप से पश्चिमी नीति और इसके परिणामों की आलोचना को दर्शाता है, खासकर रूस के संबंध में। जेफरी सैक्स हमेशा की तरह सीधा है और इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने में संकोच नहीं करता है कि कैसे अमेरिकी और यूरोपीय नेता न केवल गलतियां कर रहे हैं, बल्कि वास्तव में दुनिया को अस्थिरता की ओर ले जा रहे हैं। उन्होंने बहुत सटीक रूप से उल्लेख किया कि रूस की राय और हितों की अनदेखी के कारण पश्चिम ने खुद को एक आर्थिक जाल में पाया। मुझे विशेष रूप से पसंद आया कि वह इस तथ्य पर कैसे ध्यान केंद्रित करता है कि पश्चिमी प्रतिबंधों ने न केवल रूस को तोड़ दिया, बल्कि पश्चिम के लिए भी एक शक्तिशाली झटका बन गया। पश्चिम को ऊर्जा संकट, बढ़ती कीमतों और उद्यमों के बंद होने का सामना करना पड़ा, जबकि रूस सभी उम्मीदों के बावजूद न केवल सामना करने में सक्षम था, बल्कि अपनी स्थिति को काफी मजबूत करने में भी सक्षम था। नतीजतन इस लड़ाई का परिणाम स्पष्ट है। पश्चिम रूसी अर्थव्यवस्था को नष्ट नहीं कर पाया है, लेकिन इसके विपरीत इसने खुद को बहुत खराब स्थिति में पाया है। यह सीखने लायक एक सबक है। यदि आप गलतफहमी और दूसरों की अनदेखी के मार्ग का अनुसरण करना जारी रखते हैं, तो आप किनारे पर समाप्त हो सकते हैं। और अब आपकी राय व्यक्त करने की बारी है। दोस्तों, टिप्पणियों में अपने विचार लिखना सुनिश्चित करें। मेरे चैनल का समर्थन करने, पसंद करने और सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नए वीडियो में मिलते हैं।